हेलो लकी मीना। आ जाइए सब फटाफट। हेलो शर्मा जी, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप शर्मा जी? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है प्रोज ऑफ द एज ऑफ जॉनसन। तो देखिए, जैसे पहले हमने जो कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करते हुए हम कहते हैं थैंक शर्मा जी कि एज ऑफ जॉनसन के अंदर जो प्रोज राइटर ने जो ट्रेडिशन 18 सेंचुरी की स्टार्टिंग में एडिसन, स्टील और स्विफ्ट ने जो ट्रेडिशन इस्टेब्लिश किए थे, उन्हें ट्रेडिशंस को उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया था। 18 सेंचुरी को हम एज ऑफ अरिस्टोक्रेसी भी कहते हैं। ये जो अरिस्टोक्रेसी थी, ये पॉलिटिक्स और सोसाइटी के साथ साथ इंटेलेक्ट के अंदर भी थी। जो जो उस टाइम इंटेलेक्चुअल और लिटरेरी क्लास थी, उन्होंने एक ग्रुप बना लिया जिन्होंने कुछ बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, चाहे वो बिहेवियर्स हो, चाहे वो स्पीच हो, चाहे वो राइटिंग हो। तो प्रोज के अंदर उन्होंने एक ऐसा लिटरेरी स्टाइल फॉलो किया जो कि लॉजिकल और लूसिड थॉट्स को फॉलो करता था। ये उन चीजों का विरोध क्लियर नहीं दिख रहा है शर्मा जी। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। लकी, आपको क्लियर दिख रहा है या बाकी सबको क्लियर दिख रहा है? नेगी जी, साउंड प्रॉब्लम आ रही है सर? एक मिनट देखता हूं सर। मेरे यहाँ तो कोई नहीं आ रही है। अब देखिए शर्मा जी, क्या आप साउंड क्लियर है? तो देखिए, ये जो उस टाइम जो
इनएक्यूरेट या ट्रिवियल राइटिंग थी, ये उसका विरोध करते थे। जितने भी ग्रेट प्रोज राइटर्स थे जिन्हें पिलर्स ऑफ द एज ऑफ जॉनसन कहा जाता है, वो थे जॉनसन, बर्क और गिबन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन का जो टाइम पीरियड है वो है 1709 से 1784। सैमुअल जॉनसन को अपनी एज का लिटरेरी डायरेक्टर कहते हैं। हालांकि वो ग्रेटेस्ट राइटर नहीं था, वो एक ऐसा पर्सन था जो कि गरीबी से और बीमारी से बहुत ज्यादा जूझ रहा था। और इसके अंदर एक खासियत ये थी कि जो कोई भी चाहे जितना मर्जी हाई क्लास हो, अगर वो उससे लड़ना चाहता है तो वो उसके खिलाफ अपनी आवाज उठा देता था। लेकिन वो गरीबों की और दुबे कुचलों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल था, एक इंटेलेक्चुअल पर्सन था। उसके जो गरीब सा घर था उसमें सारे आर्टिस्ट, स्कॉलर्स, एक्टर्स, लिटरेरी मैन सब इकट्ठे होते थे जो उसे अपना लीडर मानते थे। इसका सबसे बेस्ट वर्क है इसकी डिक्शनरी, और इसका एक वर्क है लाइव्स ऑफ द पोइट्स। इसने रैम्बलर के अंदर एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि किस में ये पीरियोडिकल्स में ये अपने कंट्रीब्यूट करता था। इसने रैम्बलर, आइडलर और रसेल्स, इन तीनों के अंदर इसने बहुत सारे आर्टिकल्स को कंट्रीब्यूट किया। इसका जो स्टाइल है वो पॉन्डरस है, बहुत बहुत टफ लैंग्वेज यूज करता था। पर जो इसका वर्क है लाइव्स ऑफ द पोइट्स, जिसके अंदर इसने अंग्रेज पोइटों की बायोग्राफी लिखी है, वो बड़ा रीडेबल वर्क है। इसमें इसका स्टाइल भी बड़ा सिंपल है और बड़ा ही चार्मिंग है। देखिए, ड्राइडन, एडिसन, स्टिल और स्विफ्ट ये सभी बड़ा एलिगेंट, लूसिड और इफेक्टिव प्रोज लिखते थे। लेकिन किसी भी, हाँ जी शर्मा जी बिल्कुल, पोप भी सबके ऊपर सटायर ही लिखता था। लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो ऐसा स्टैंडर्ड लगाता जिसे बाकी लोग फॉलो करते। जॉनसन जो था वो एक कमांडिंग अथॉरिटी था, सब उसका हुक्म टाइप में उसका मानते थे। इसने कुछ डेफिनेट रूल लिखे और मजबूर किया कि बाकी लोग उन रूल्स को फॉलो करें। ये काम जॉनसन ने एक्चुअली किया था। उसने एक ऐसा प्रोज का स्टाइल लिखना स्टार्ट किया, एक ऐसा मॉडल प्रोज दिया जिसके अंदर रिदम थी, बैलेंस था और लूसिडिटी थी, और आप उसको बड़े आराम से कॉपी कर सकते थे। इस तरह उसने अंग्रेज जो इंग्लिश का प्रो स्टाइल था उससे ट्रिविलिटी और फीबलनेस से बचने से बचाया। वरना तो लोग ग्रेट राइटर्स की कॉपी करते करते स्टाइल बिल्कुल घटिया करते। गुड इवनिंग नेहा। जैसे एडिसन जो था वो भी कॉपी मारा करता था, लेकिन जब एडिसन की ऑर्डिनरी राइटर्स कॉपी मारते थे तो उनके पास एडिसन का जीनियस तो था नहीं, इसलिए वो कॉपी गलत हो जाती थी। जॉनसन का जो अपना स्टाइल है वो उसे हम पॉन्डरस और वर्बोस कह सकते हैं, लेकिन अगर वो चाहता तो वो इजी और डायरेक्ट स्टाइल में भी लिख सकता था। ऐसा उसकी बुक लाइव्स ऑफ द पोइट्स में स्पष्ट दिखाई देता है, जहां पर उसने बड़ा ही ह्यूमर और सरकाजम यूज करते हुए लिखा है। जॉनसन का जो प्रो स्टाइल था वो उसकी कन्वर्सेशनल हैबिट से निकला था। वो ये बहुत लोगों से बातचीत करता था और उस बातचीत के अंदर करता था। नेगी जी वेरी गुड इवनिंग। नेक्स्ट है हमारा बर्क। बर्क भी जॉनसन के 1729 टू 1797 ये जॉनसन के सर्किल का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर था। 30 साल तक पार्लियामेंट का मेंबर रहा था और इसके अंदर अपने टाइम का बहुत जबरदस्त ओरेटर था, भाषण बहुत जबरदस्त देता था। इसने जो इसका मेन कंट्रीब्यूशन ही यही है कि इसने जो स्पीच दी है, जो इसने राइटिंग लिखी है, इसकी खास है थॉट्स ऑन द प्रेजेंट डिसकंटेंट 1770। इसमें उसने लिमिटेड मोनार्की के प्रिंसिपल को बताया है जो कि इंग्लैंड में 1688 से इस्टेब्लिश थी। जब जेम्स सेकंड को
सिंहासन छोड़ना पड़ा था और विलियम जो था उसे किंग ऑफ इंग्लैंड बनाया गया था। तो देखिए ये बात हमें याद रखनी है कि 1688 में एक रिवॉल्यूशन हुई थी जिसे हम कहते हैं ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। 1660 में हुई थी हमारा रेस्टोरेशन और उसके बाद 1688 में हुई ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। इसमें क्या हुआ था कि जेम्स सेकंड जो था ये कैथोलिक था, इसके बदले राजा बना था विलियम, विलियम ऑफ ऑरेंज। बस ये हमें याद रखना, ये 1688 में हुआ था। इसी समय में अमेरिका ने इंग्लैंड के खिलाफ रिवोल्ट किया और अमेरिकन कॉलोनीज को दबाने के लिए गवर्नमेंट, इंग्लिश गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की, लेकिन बर्क जो था उसने अमेरिकन इंडिपेंडेंस के कोज को बहुत सपोर्ट किया। इसके अंदर उसने 2 स्पीचेस दी थी जो इन पर क्वेश्चन आया हुआ है, ऑन अमेरिकन टैक्सेशन 1774 एंड कंसाइलेशन विद अमेरिका, जिसके अंदर इसने वास्तव में ये बताया था कि ये एक्चुअली एक बात और है, स्पीच ये अमेरिकन है लेकिन बीच में इसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन की भी बात की है और इसका एक स्पेशल वर्क है द रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1790। तो ये आपको ये तीनों स्पीच का याद कर लेना है, ऑन अमेरिकन टैक्सेशन और दूसरा है कनेक्शन विद अमेरिका एंड द रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। या उसने ये बताया है कि वो कहता है कि मैं वैसे तो मैं रिवॉल्यूशन के आइडल्स के खिलाफ प्रीजुडाइज हूं और कई बार मैं एग्जैगरेट भी बात करता हूं, लेकिन आप देखिए जो रिफ्लेक्शन है इसका बहुत ही शानदार वर्क है, बहुत ही शानदार वर्क है। और एक बात और है, इसकी जो लास्ट स्पीच है रिफ्लेक्ट, इसके अंदर इसने वारेन हेस्टिंग के ऊपर भी बात की है। वारेन हेस्टिंग को ने जो इंडिया में जो अन्याय किया था उसके कारण उसे जेल हो गई थी, इसके बारे में भी इसने बात की। तो ये वाला पॉइंट भी आप याद कर लेना। इसका पॉलिटिकल स्पीच की अगर हम बात करते हैं, वैसे इसका जो वर्क है बहुत ही शानदार है। बस हमें इसके चारों वर्क आप याद कर लेना, ऑन अमेरिकन टैक्सेशन और कंसाइलेशन विद अमेरिका एंड द रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1790। ये तीनों आप याद कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है एडवर्ड गिबन, इसका एक ही वर्क और बहुत ही शानदार वर्क है। ये इंग्लैंड का फर्स्ट हिस्टोरियन माना जाता है। इसने एक वर्क लिखा था डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, एक बहुत जबरदस्त हिस्ट्री है। इस पर आज भी लोग, मॉडर्न लोग इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, बहुत जबरदस्त हिस्ट्री है। इसके बाद हमारा है 18th सेंचुरी नोवेल। 18th सेंचुरी जो नोवेल है, देखिए आपको पता है नोवेल की शुरुआत तो बनियन से ही हो गई थी और उसके बाद डेफो ने क्या किया, ऑटोबायोग्राफी लिखनी स्टार्ट की थी, फिक्शनल ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। बनियन का वर्क है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ये एक्चुअली है तो एक एलिगरी, लेकिन इसमें ऑथर ने इस जबरदस्त तरीके से स्टोरी बताई है और इसे हम पायोनियर ऑफ मॉडर्न नॉवल भी कह सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप देख लीजिएगा। लेकिन डेफो ने क्या किया था, डेफो ने ऑटोबायोग्राफिकल फिक्शन को लिखना स्टार्ट किया था। सबसे पहले वो साइकोलॉजिकल इंटरेस्ट क्रिएट करता है, उसने सबसे पहले रियलिज्म को भी इंट्रोड्यूस किया था। रियलिज्म का एक नाम वर्सी सिमिलिट्यूड भी होता है। ये क्वेश्चन आ जाता है वर्सी सिमिलिट्यूड, तो हम कहते हैं हमें तो पता नहीं है। जब आप रोबिन क्रूसो पढ़ते हैं, इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो रोबिन क्रूसो के आइलैंड के अंदर जब ये बताता है तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे क्रूसो को खुद भी ऐसे ही पता चला होगा। डेफो ने हिस्टोरिकल नोवेल भी लिखने स्टार्ट किया। अब ये सारी बातें आप याद रखिए। डेफो जो है ऑटोबायोग्राफिकल फिक्शन लिखता है, ये बात हमें याद रखनी है। डेफो ऑटोबायोग्राफिकल फिक्शन लिखता है, डेफो रियलिज्म यूज करता है, डेफो हिस्टोरिकल नोवेल लिखता है। बस ये बातें हमें याद रखनी है। इसका एक वर्क है मेमोइर्स ऑफ ए कैवेलियर। इस वर्क के अंदर हमें पता चलता है जो इसने हिस्टोरिकल
फिक्शन को लिखा था। इसके बाद में रिचर्डसन का वर्क है पामेला, जो कि 1740 में पब्लिश्ड हुआ था। तो पामेला से अगर हम एक ट्रू वर्क की बात करते हैं तो कई लोगों ने नॉवेल्स लिखे स्टार्टिंग में, जैसे गोल्डस्मिथ ने, रिचर्डसन ने, फील्डिंग ने, स्मॉलेट ने, स्टर्न ने, इन सब ने नॉवेल्स लिखी हैं। लेकिन ये जो इसके नॉवल लिखने का एक बड़ा रीजन ये है, बड़ा रीजन क्या था कि उस टाइम एक तो एजुकेशन बहुत ज्यादा हो गई थी, बहुत सारे लोग पढ़ने लग गए थे और न्यूज़पेपर और मैगजीन भी बहुत सारे आने लग गए थे, जिसके कारण कारण क्या होता था कि नोवेलिस्ट डायरेक्ट न्यूज़पेपर में अपना नोवेल छपवाता था, उसे पैट्रोनेज की जरूरत नहीं थी। अरिस्टोक्रेट पहले क्या होता था, देखिए पैट्रोनेज क्या होता है। जी बिल्कुल, वर्च्यू रिवार्डेड, पामेला का दूसरा नाम है वर्च्यू रिवार्डेड। अब देखिए एक बात बताइए आप मेरे को कि ये जो पैट्रोनेज क्या होता है, पैट्रोनेज होता है संरक्षण भी। जैसे पहले जमाने में क्या होता था कि कोई बड़ा आदमी किसी पोइट वगैरह को खर्चा वगैरह देता था। अब अरिस्टोक्रास की तो खुद की हालत खराब थी, तो उनको पैट्रोनेज नहीं मिल रही थी, तो इसलिए वो डायरेक्ट न्यूज़पेपर या मैगजीन में अपनी नॉवल छपवाने लग गए। और साथ में दूसरी तरफ क्या हुआ कि रोमांटिक रिवाइवल भी आ रहा था और साथ ही साथ अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी आ रही थी। इसी टाइम में नॉवेल्स भी छपने लग गए। तो उन्होंने कॉमन लोगों को आम राजा महाराजा या नाइट की जिंदगी के बारे में नहीं बताया। नॉवेल्स में प्लेन सिंपल लाइफ के बारे में बताया जाता था। नॉवेल्स में ऑर्डिनरी थॉट्स के, फीलिंग्स के बारे में, डे टू डे एक्शन के बारे में बताया जाता था और उनका लोगों पर और दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको आम लोगों से ये आम लोग इससे जुड़ जाते थे और नोवेल एक पॉपुलर फॉर्म के रूप में आने लग गया। और ये मास को अपील करता था, आम जनता को डायरेक्ट अपील करता था, क्योंकि इसके अंदर जो बातें हैं वो सारी की सारी आम जनता से रिलेटेड हैं। तो पहला है हमारा डेनियल डेफो, 1661 से 1731। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, डेनियल डेफो को नोवेल का ओरिजिनेटर माना जाता है। इसका पहला वर्क है, एक वर्क है रॉबिन्सन क्रूसो। इसके अंदर इसने एक राइटर, एक पर्सन है जिनका नाम था अलेक्जेंडर सेल्क्रिक, जिन्होंने 5 साल तक एक जून फर्नांडिस आइलैंड पर 5 साल अकेले निकाले थे और उनके एक्सपीरियंस को इन्होंने बताया था। हालांकि कहानी फिक्शियस है, लेकिन इन्होंने बड़ा आई विटनेस तरीके से बताया था। तो हम इसे कह सकते हैं कि एक रियलिस्टिक एडवेंचर स्टोरी है। इसके बाद में दूसरा वर्क है कैप्टन सिंगलटन, मॉल फ्लैंडर एंड रॉक्सोना। ये तीनों इनके वर्क्स हैं जो कि पिकारेस्क स्टोरीज हैं। पिकारक स्टोरीज क्या होता है, इनमें किसी रोग, किसी अपराधी के बारे में बताया जाता है, जिसके अंदर मोरल और रिपेंटेंस को जोड़ दिया जाता है। रोबन क्रूसो जो है वो एक नोवेल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसमें उन्होंने ह्यूमन लाइफ और कैरेक्टर का फेथफुल पोर्ट्रेल दिखाया है, जो कि रियल नोवेल का क्राइटेरिया होता है। नेक्स्ट है हमारा सैमुअल रिचर्डसन, 1689 टू 1761। इनको फर्स्ट नोवेल था पामेला और वर्च्यू रिवार्डेड, जैसा शर्मा जी ने बताया था। इसमें एक यंग लड़की की हैप्पी की पहले ट्रायल्स, उसकी मुसीबतों के बारे में बताकर और उसे हैप्पी मैरिज दिखाया जाता है।
ठीक है शर्मा जी, ये क्या बात है, मादरी रूबी दूसरा चैप्टर पढ़ा, आपको पढ़ना है तो पढ़ो। अगर आपको पढ़ना है मादरी तो पढ़िए, वरना जाइए। हाँ जी वीरेंद्र जी, डेली लाइव क्लास चलती है जी। ये जो लेटर है, ये लेटर्स के, ये जो नोवेल था, ये लेटर्स के फॉर्म में लिखा गया था। कोई बात नहीं रैंडम गेमर जी, बाद में आप वीडियो को देख लीजिएगा। डेली क्लास चलती है वीरेंद्र जी। इस नोवेल के अंदर साइकोलॉजिकल अप्रोच का यूज किया गया था, इसलिए इसे फर्स्ट मॉडर्न नोवेल भी कहा जाता है। इसमें ये नोवेल पहली ऐसी बुक थी जिसमें रियलिस्टिक तरीके से किसी लड़की की इनर लाइफ को बताया गया था। इसने फिजिकल चैस्टिटी और प्रूडेंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। उस समय मिडिल क्लास लोग जो थे वो फिजिकल चैस्टिटी और प्रूडेंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। इनका सेकंड नोवेल था क्लैरिसा और हिस्ट्री ऑफ ए यंग लेडी, ये भी लेटर फॉर्म में लिखा गया था और सेंसेशनल था। इनका थर्ड नोवेल था सर चार्ल्स ग्रांडिसन। तीनों नोवेल्स लेटर फॉर्म में लिखे गए थे। क्लैरिसा के अंदर एक रियल वीमेन के रूप में दिखाया गया था जो कि अपने डाउट्स को क्लियर करती है, और सर चार्ल्स ग्रांडिसन में एक एरिस्टोक्रेट की स्टोरी को बताया गया था। रिचर्डसन के सभी नोवेल उपदेश देते थे, डायडेक्टिक थे। उसने इंसान के जो दिमाग के अंदर क्या चलता है उसने उसको बताया था। इसीलिए डॉक्टर जॉनसन ने रिचर्डसन के बारे में कहा था that he enlarged the knowledge of human nature and taught the passion to move at the command of virtue। क्लैरिसा के बारे में उसने ये कहा था डॉक्टर जॉनसन ने, It was the first book in the world for knowledge, it displayed the human heart। ये दुनिया में पहली किताब थी जो इंसान के दिल की नॉलेज को बताती है। उसने एडवेंचर वगैरह नहीं बताए थे, बल्कि उसने ट्रूथ टू ह्यूमन नेचर, उसने सच्चाई बताई थी, ह्यूमन लाइफ की स्टोरी अच्छे से बताई थी। नेक्स्ट हमारा है हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग का पहला नॉवल है जोसेफ एंड्रयूज, जो कि इसने सटायर के रूप में लिखा था रिचर्डसन की हीरोइन पामेला के। तो इसका जो नॉवल है, इस नॉवल का जो हीरो है जोसेफ एंड्रयू, उसे पामेला का भाई माना जाता है, जो कि एक डोमेस्टिक सर्वेंट था जिसने की कसम खाई थी कि वो अपनी बहन के स्टाइल पर चलेगा। उसे भी कई तरह के लालच मिलते हैं, लेकिन वो उसे अपने वर्च्यू के प्रति रिवार्ड नहीं मिलता, बल्कि उसकी मैडम उसे नौकरी से निकाल देती है। जो सटायर का पर्पस था वो यहाँ पे एंड हो गया। इसके बाद में वो जोसेफ और उसके साथी पार्सन एडम्स की यात्रा के बारे में बताता है, और लॉजिक था टू लाफ मैन आउट ऑफ देयर फोली। सेंटिमेंटलिटी या फिमाइनाइसिटी के बदले यहाँ पर हमें एक बड़ा ही
वल्गर अप्रोच दिखाई देती है। जो रिजल्ट है वो रियलिज्म तो है लेकिन इनर लाइफ का नहीं बल्कि आउटर बिहेवियर का है। नोवेल में हर क्लास के कैरेक्टर्स हैं। सेकंड नोवेल है जोनाथन वाइल्ड। ये एक टिपिकल पिकार्स्क नोवेल है जो कि एक बदमाश जोनाथन वाइल्ड की स्टोरी बताता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका नोवेल है द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स ए फाउंडलिंग 1746 टू 1749। ये एक इपिक लेवल का नोवेल है। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और बड़ा ही इसका कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट है। इसकी कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट के अंदर एक डेफिनेट पैटर्न है और एक यूनिटी है जो कि हमें बेन जॉनसन के एल्केमिस्ट में दिखाई देती है। इसमें उसने कोई मोरल नहीं दिया है हमारे को, बल्कि ये हमें एक डीप मॉरल लेसन देता है। वो कहता है कि वन शुड नॉट डू गुड नॉट फॉर रिवार्ड बट फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ डूइंग सो। हमें अच्छा इसलिए नहीं करना चाहिए कि इससे हमें कोई इनाम मिलेगा, बल्कि अच्छा हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है। इसका लास्ट नॉवल था एमिलिया, जिसमें एक ऐसी अच्छी लेडी की कहानी है जिसका हस्बैंड अनवर्थी होता है। और नेक्स्ट है हमारा तोबियास स्मोलेट 1721 से 1771। इसने फील्डिंग की तरह ही पिकार्स नोवेल लिखे। इसका बेस्ट नोन नोवेल है रोड्रिक रैंडम, जिसमें हीरो जो है वो हमें कुछ एडवेंचर की स्टोरी बताता है। नेक्स्ट है पेरिग्रिन पिकल, जो कि समुद्र के अपने बुरे एक्सपीरियंस को बताता है। और नेक्स्ट है हम्फ्री क्लिंकर। रोड्रिक रैंडम 1748 में लिखा गया, पेरिग्रिन पिकल 1751 में और हम्फ्री क्लिंकर 1771 में, जो कि एक वेलिश फैमिली की यात्रा को बताता है। इन सब में उसने ये जो टोबियास स्मोलेट था ये शिप पर सर्जन था, तो इसकी सारे जो नॉवेल्स है वो सी से रिलेटेड है। स्मोलेट को ओरिजिनेटर ऑफ फनी नोवेल माना जाता है, जिसका क्लाइमेक्स डिकन्स ने यूज किया था। नेक्स्ट हमारा है लॉरेंस स्टर्न। लॉरेंस स्टर्न जो है ये स्मोलेट का अपोजिट था। स्मोलेट के नॉवेल्स में हमें हॉरर ब्रूटलिटी दिखती है, जबकि स्टर्न के नॉवेल्स में हमें विम्स वैगरी मिलती है। इसके एक नॉवेल ट्रिस्टम शैंडी का नाम आपने जरूर सुना होगा, इस पर मैंने एक वीडियो भी बना रखा है। एक इसका नॉवल है ए सेंटिमेंटल जर्नी थ्रू फ्रांस एंड इटली। ये जो नॉवल 1760 में स्टार्ट होता है और ये इसके 9 वॉल्यूम है। 1767 में ये एंड होता है। हालांकि नॉवल कभी फिनिश नहीं होता है। इस नॉवल में बहुत ज्यादा डिग्रेशन है। डिग्रेशन मतलब बातचीत, मतलब स्टार्टिंग कहीं से होता है, जाना होता है, जापान पहुंच जाते हैं, चीन, डिग्रेशन चलता है, एक एमलेस मैनर है। और ये एक सन की शैंडी फैमिली के बारे में बताता है। इसका जो स्टाइल है बड़ा ही शानदार है और इसमें बड़े ही सन की कैरेक्टर हैं, जैसे कि अंकल टोबी, कारपोरल ट्रिम। बहुत ही अलग तरीके का नोवेल है। आप इसका वीडियो देखिएगा, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। द सेंटिमेंटल जर्नी भी एक तरह से फिक्शन, ट्रैवल और ऐसे का मिक्सचर है। बहुत शानदार तरीके से लिखा गया। ये नोवेल फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है, पर जब ऑटोबायोग्राफिकल टाइप में फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है, इसीलिए बार बार इसमें डिग्रेशन आते हैं और डिग्रेशन के थ्रू वो हमें दिमाग के अजीब से रास्तों को बताता है। जैसे इसे हम एक तरह से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नोवेल भी कह सकते हैं, एक तरह से कह सकते हैं। और दूसरी खासियत है इसकी पावर ऑफ सेंटिमेंटलिटी। मजाक के साथ साथ ये लाइफ को अपने तरीके से बताता रहता है। जब भी वो सोचता है कि हम मुस्कुराएं तो उसके साथ साथ हमारे आंसू भी आने चाहिए। स्टर्न ने क्या किया था, स्टर्न ने सेंसिबिलिटी को मिक्स कर दिया था हार्ट की फीलिंग के अंदर।
अब हम करेंगे ओलिवर गोल्डस्मिथ। ओलिवर गोल्डस्मिथ साहब ने एक ही नॉवल लिखा है, द विकार ऑफ वेकफील्ड। बहुत जबरदस्त नॉवल है ये। डॉक्टर प्रिमरोज की स्टोरी है, जो कि एक पादरी थे और उनको जिंदगी में बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, पर भगवान में फेथ के कारण वो जीत जाते हैं। एक बहुत ही सिंपल स्टोरी है, लेकिन इसे अच्छे तरीके से बताया गया है और ये जो है ये नॉवल सुपरहिट नॉवल माना जाता है। और यहाँ पर हमारा जो नॉवल का पोर्शन है वो एंड होता है। तो आई होप आपको इतना सा समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप जरूर